गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट। जैसे कि आप सभी लोगों से वादा किया गया था कि गोविंद एकेडमी पे आप लोगों के लिए मैथ जीरो से हीरो बनाने के लिए कार्य किया जाएगा। तो आज इस कड़ी में हम स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों को मैथ में पहले चैप्टर है संख्या पद्धति। अब संख्या पद्धति में आप लोगों को क्या-क्या पढ़ाया जाएगा? संख्या पद्धति के अंतर्गत हम किन-किन टॉपिक को पढ़ेंगे, ठीक है? तो मान लीजिए संख्या पद्धति के अंतर्गत देखा जाए तो हम पहले क्या देखेंगे? संख्याओं का वर्गीकरण। यानी पहला पद होगा आपका संख्याओं का वर्गीकरण। यानी पहला टॉपिक क्या था? संख्याओं का वर्गीकरण। और दूसरी संख्या पे हम देखेंगे, दूसरी टॉपिक पे क्या? इकाई इकाई अंक। आपके पास इकाई अंक और इसके बाद क्या देखा जाएगा? आपका विभाज्यता नियम की, ठीक है? अब नेक्स्ट टॉपिक देखा जाएगा विभाज्यता नियम। अगर विभाज्यता नियम हो गया है और आगे नेक्स्ट टॉपिक पे आपके पास रहेगा शेषफल ज्ञात करना। जैसे मान लीजिए किसी चीज का शेष फल ज्ञात करना और आगे आपका चला जाएगा। इससे देखते हुए शून्यों की संख्या ज्ञात करना, यानी इस किसी भी इक्वेशन में शून्यों की संख्या कितनी है, यानी शून्यों की संख्या कितनी ज्ञात करना है। और आगे आपका आ जाएगा यहाँ से ये संख्याओं की गणना करना है। यानी अब मान लीजिए कि कितनी संख्या है, संख्याओं की गिनती, ठीक? मान लीजिए किसी भी क्वेश्चन दिया रहेगा इस हिसाब से बताया जाएगा। और आगे आपका रहेगा एक लास्ट टॉपिक जो रहेगा बाइनरी सिस्टम, यानी इसको यहाँ लिख दे रहे हैं बाइनरी संख्या। यानी अब हमारे साथ समझिए ध्यानपूर्वक आप सभी लोग कि संख्या पद्धति के अंतर्गत हम इतने टॉपिक को कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं इसमें पहले संख्या पद्धति में पहले क्या पढ़ेंगे? संख्याओं का वर्गीकरण, यानी जो हमारी संख्याएं होती हैं उसका वर्गीकरण कैसे-कैसे किया जाता है। फिर इकाई अंक, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे कुछ रहेगा आगे एग्जांपल देके हम समझाएँगे। इसका इकाई अंक क्या होगा? जैसे कोई अंक दे देगा जिसकी पावर अधिक दे देगा, घाते, तो वहाँ से पूछेगा इकाई अंक क्या होगा। और विभाज्यता का नियम, यानी आप लोग जानते हैं विभाजित करने का रूल क्या होता है। 2 से विभाज्यता का रूल क्या है, 3 से विभाज्यता का रूल क्या है, 4 से विभाज्यता का रूल क्या है, ये सब मैं गोविंद अकेडमी पे पहले से ही शॉर्ट वीडियो में, लॉन्ग वीडियो में दे चुका हूँ। तो आप लोग वहाँ जा कर के देख सकते हैं। और आप सभी लोग अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दें ताकि वो लोग भी मैथ में अगर जितने भी कमज़ोर रहेंगे वो लोग हाई लेवल पे आ सकते हैं। इसीलिए मैथ में नाम भी रखे थे, मैथ में ज़ीरो से हीरो बनाने का काम करेगा सिर्फ़ कौन? गोविंद अकेडमी, ठीक है? आगे अब आइए देखते हैं, इस टॉपिक तक होगी आपकी शेषफल ज्ञात करना। यानी क्या होता है? किसी भी नंबर का शेषफल ज्ञात करना। और आगे रहता है कि शून्यों की संख्या। शून्यों की संख्या, यानी आपसे पूछ लिया जाए कि 1 से लेके 10 तक या के बीच में कितने शून्य होंगे, या 100 से लेके 5000 के बीच में कितने शून्य होंगे संख्या। इसे पूछने के लिए दिया जाता है। और आगे दे रहा है संख्याओं की संख्या। अब मान लीजिए कोई भी संख्या दिया रहेगा उसका वर्ग या क्यूब करके पूछ लिया जाएगा, इसमें कितनी संख्याओं की संख्या होगी, ठीक है? आगे आप जानते हैं बाइनरी नंबर रहेगा आपका, ठीक? जब ये बाइनरी नंबर रहेगा तो इस प्रकार से हम इतने टॉपिक पे आपके पास हम इसमें से कवर करेंगे। इसमें से हमारे पास पहले टॉपिक पे आइए देखते हैं विभाज्यता का, यानी कि संख्याओं का वर्गीकरण। अगर देखा जाए तो आपके पहले टॉपिक क्या है? संख्याओं का वर्गीकरण। अब ये आपके यहाँ से स्टार्ट हुआ, यानी इतने टॉपिक मुझे इस संख्या पद्धति में पढ़ना है। उस टॉपिक में पहला संख्या आपके पास लेके आ रहे हैं संख्याओं का वर्गीकरण। अब संख्याओं का वर्गीकरण अगर देखा जाएगा तो ये आपके पास 3 टॉपिक में डिवाइड कर रहे हैं। पहले आपके पास होता है वास्तविक संख्या। टॉपिक देखा जाए तो क्या हो जाएगा आपका? वास्तविक संख्या। और तीसरा हो जाएगा आपका, यहाँ दूसरा होता है सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या, और ये संख्या इसको मिला करके, और आगे आपका होता है काल्पनिक संख्या।
काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। अब यानी अब ये चीज़ देखा जा सकता है कि आपके पास वास्तविक संख्या क्या है, सम्मिश्र संख्या क्या है और काल्पनिक संख्या क्या है, ठीक है? अब यहाँ देख सकते हैं क्या वे संख्याएँ वो संख्याएँ जिसे हम यानी जिसे हम जिसे हम रेखा पर दर्शा सकते हैं, जिसे हम रेखा पर प्रदर्शित प्रदर्शित कर सकते हैं। यानी जिसे हम रेखा पे प्रदर्शित कर सकते हैं, यानी वास्तविक संख्या क्या है? वह संख्या है जिसे हम रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। यानी रेखा आप जानते हैं कि रेखा जो आपकी होती है, यहाँ पे एक नॉर्थ, साउथ जैसे आप मान लीजिए एक रेखा यही आपके पास होती है, ठीक है? ये आपके पास होता है नॉर्थ, साउथ, यह ईस्ट और यह वेस्ट होता है। हम जानते हैं कि लिखा जाता है कि हमारा एक्स, यह एक्स डैश, ये वाई डैश ये हमारा सेंटर पॉइंट होता है यानी मूल बिंदु 0, 0 होता है। हम इसको यहाँ पे ये हमारा पॉजिटिव होता है, ये भी हमारा पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव और ये हमारा नेगेटिव। यानी कहने मतलब था कि हमारा एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, एक्स डैश और वाई डैश हमारे नेगेटिव होते हैं। यानी इस रेखा पे जब किसी बिंदु को हम दर्शा सकते हैं, तो उसे हम क्या लिखते हैं? वास्तविक संख्या। जैसे मान लीजिए आपके पास +3 +5 या √2 या √5 ये सब अगर दशा रहे तो हमारे पास क्या रहेगा? ये सब वास्तविक संख्याएँ रहेंगी। और हमारे पास काल्पनिक संख्याएँ क्या हैं? जैसे कि वे संख्याएँ इसका अपोज़िट कर लीजिए, वे संख्याएँ जिसे हम रेखा पर नहीं प्रदर्शित कर सकते हैं, नहीं प्रदर्शित कर सकते हैं, वो हमारी काल्पनिक रेखाएँ होती हैं। इसमें क्या-क्या आ सकता है? मान लीजिए जैसे एग्ज़ाम्पल में -√3 -√5 यानी ये आपका नेगेटिव में रूट में चला जा रहा है। रूट में है लेकिन भी तो आप रूट में था, लेकिन पॉज़िटिव था। अब ये नेगेटिव में जा रहा है, इसीलिए आपका क्या है? ये आपके पास काल्पनिक संख्याएँ हो जाएँगी, जिसे हम आपस में क्या होता है? प्रदर्शित नहीं कर सकते रेखाओं पे, ठीक है? तो इस प्रकार आप सभी लोग अभी आपने क्या देखा, इस संख्या पद्धति में इस प्रकार से इतने टॉपिक पे मुझे बात करनी यानी आप लोगों को पढ़ाना है। उस टॉपिक में से पहले टॉपिक आपको निकाली गई थी संख्याओं का वर्गीकरण। इस संख्या को कितने भागों में बाँटा जा सकता है, तो आप यहाँ से जान सकते हैं संख्याओं को हम 3 भागों में बाँट सकते हैं। कौन-कौन से? वास्तविक संख्या, सम्मिश्र संख्या और काल्पनिक संख्या। यानी वास्तविक संख्या क्या होती हैं? यानी वो संख्याएँ जिसे हम रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। और काल्पनिक संख्या यानी वो संख्या जिसे हम रेखा पे प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, वो हमारी काल्पनिक रेखाएँ होती हैं। काल्पनिक आप खुद जानती है कि मन में कल्पना करना, उसको हम कुछ बना सकते हैं? नहीं, सिर्फ़ कल्पना कर सकते हैं। वही हमारी होती है काल्पनिक रेखाएँ, ठीक है? अगर ये काल्पनिक रेखा हैं, तो आइए अब आइए देखते हैं। यानी अब आपके टॉपिक यहाँ से वास्तविक संख्या, यानी काल्पनिक संख्या जो थी, आप मन में कल्पना कर सकते हैं इसे, उसे हम प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब देखते हैं हमारी वास्तविक संख्या जो थी, तो वास्तविक संख्या को कितने पार्टों में हम डिवाइड कर रहे हैं। वास्तविक संख्या को पहले पार्ट में हम डिवाइड करेंगे किसमें? परिमेय में। परिमेय संख्या। दूसरी आपकी क्या होती है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अब आप लोग जानते होंगे परिमेय संख्या क्या होती हैं? परिमेय वो संख्याएँ होती हैं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। यानी हमें यहाँ कहा जा सकता है तो लिख सकते हैं परिमेय संख्याएँ वे संख्याएँ हैं जिसे
हम P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। Q का मान, लेकिन Q का मान, एक बैकग्राउंड कर दीजिए, Q का मान शून्य शून्य नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। यानी Q का मान शून्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि Q का मान अगर शून्य हुआ तो सारा मान शून्य हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं किसी भी संख्या में शून्य से गुणा और भाग करने पे उसका मान शून्य हो जाता है। और यहीं पे अपरिमेय की परिभाषा क्या हो जाएगी, यानी वो संख्याएं जिसे जिसे हम P अपान Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसे हम P अपन Q के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे एग्जाम्पल दिया जाए, तो हम एग्जाम्पल देने के लिए कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 3/4, ठीक है, 7/5/7 या 13/15, हम कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर यहीं पे मान लिया जाए इसका एग्जाम्पल, तो √2, √3, √5 ETC, हम इसको क्या P/Q में लिख सकते हैं। और एक चीज़ और आप ध्यान दीजिएगा, P/Q यानी जो हम बता रहे हैं P/Q, ये आपका न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर भी होता है। इसे हिंदी में अंश और हर कहा जाता है। यानी जिस संख्या को हम अंश और हर के रूप यानी भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जिसे हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे हम परिमेय संख्या नहीं कहते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि परिमेय संख्या को कितने रूप में हम प्रदर्शित कर सकते हैं। पहला आपका क्या होता है, परिमेय संख्या को हम पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा परिमेय संख्या को क्या होता है, हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, जैसे हमने बताया विभिन्न। और तीसरा क्या है, परिमेय संख्या को हम दशमलव दशमलव रूप में भी लिख सकते हैं। दशमलव रूप यानी दशमलव लिख लीजिए, सिर्फ ओनली क्या है, दशमलव संख्या है, दशमलव रूप में भी लिखा जा सकता है। यानी अब हम भिन्न को इस प्रकार से 3 टॉपिक में पढ़ेंगे। क्या क्या है, पूर्णांक संख्याएं, भिन्न संख्याएं और दशमलव संख्याएं, ठीक है। तो अब आइए देखते हैं पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं यानी वो संख्याएं जिन्हें हम माइनस से लेके प्लस तक माइनस से लेके प्लस तक, ठीक है, शून्य सहित लिखते हैं, वो संख्या हमारी पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। क्योंकि और पहले हमने पढ़ा था कि परिमेय संख्या, आपके पहले प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या क्या है। तो आपके पास पूर्णांक संख्या है, यानी इसमें पूर्णांक क्या हो गया, वे संख्याएं जिसे हम ऋणात्मक से धनात्मक तक शून्य सहित लिखते हुआ पढ़ते हैं, पूर्णांक कहलाती है, पूर्णांक संख्या कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल में देख लिया जाए, मान लीजिए -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये हमारी क्या कहलाएंगी, पूर्णांक संख्या कहलाएंगी। पूर्णांक यानी इसको इंग्लिश में इंटीजर भी कहते हैं, ठीक। और भिन्न संख्याएं क्या है, भिन्न संख्याएं वो संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में लिखते हैं,
ठीक है? तो वो चीज़ हम यहाँ पे भी दे सकते हैं। यानी भिन्न संख्या जो हमारी थी p/q के रूप में लिखा जाता है, जहाँ क्या टू 0 होना चाहिए। दशमलव संख्या हमारे वहाँ लिखी जाती है, जहाँ पे जिसका मान आगे डेसिमल में लिया जा सकता है। जैसे मान लीजिए, अब यहाँ दशमलव को भी हम कई भागों में डिवाइड कर सकते हैं। मान लीजिए इसको हम यहाँ लिख दिया जाए q नॉट इक्वल टू 0। दशमलव को हम डिवाइड करने के लिए भी अलग-अलग पार्ट में दिखा सकते हैं। जैसे शांत दशमलव, शांत दशमलव, शांत दशमलव। और शांत दशमलव वो होती है, वह संख्याएँ जो 1 या 2 अंक पे जाकर क्या हो जाए, शांत हो जाए। जैसे अगर इसको 0.5 लिखा है, ठीक है? इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 हम ये लिख सकते हैं, या आपके पास 0.73 ठीक संख्या दिया है, तो हम इसको लिख सकते हैं 73/99। ये आपकी शांत दशमलव कहलाती है, क्योंकि हम जानते हैं अगर एक अंक पे डेसिमल है, जिसको हटाने के लिए और फ्रैक्शन में लाने के लिए इस प्रकार लिख सकते हैं। और दूसरा आपका है कि अशांत दशमलव, अशांत दशमलव। अब आसान दशमलव क्या होती हैं? वह संख्याएँ जो क्या है, लगातार रिपीटेड होती रहती हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास ये 0.3333 डॉट डॉट संख्या आती रहेगी। इसको हम क्या लिख सकते हैं? कितना लिख सकते हैं? सिंपल से जा सके लिख सकते हैं 1/3, ठीक है? यानी इस संख्या में हम भाग देंगे, संख्या बार-बार हमारी रिपीटेड रहेगी। और मान लीजिए एक संख्या और दे दिया जाता है, क्या है? 0.56 56 ये संख्या बार-बार रिपीट हो रही है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं लास्ट में जाकर के? संख्या 56/99 यानी ये आपकी शांत दशमलव क्या है? कि ये संख्या यहाँ पे रुक गई, ठीक? और ये क्या जो संख्या आपके इनफ़ाइनाइट तक आती रह रही है, इसीलिए इसे अशांत संख्याएँ कहते हैं। यानी संख्या बार-बार रिपीट होती रही है। और आगे एक टॉपिक और अब रहती है, ठीक है? अशांत अनावर्ती संख्या। अब यहाँ पे इसको यहाँ बता दे रहे हैं, अशांत अनावर्ती। अब अशांत अनावर्ती क्या होती है? यानी वो संख्याएँ जो आ तो रही हैं, इनफ़ाइनाइट तक आ रही हैं, लेकिन वह रिपीटेड नहीं हो रही हैं, बार-बार संख्या पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। रिपीट जैसे यहाँ पे देखिए 3 ये रिपीट हो रही थी। यहाँ 5 6 रिपीट हो रहा था। तो ये सब क्या है? अशांत दशमलव थी, ये शांत दशमलव था। अभी यहाँ पे जैसे देखा जाए, मान लीजिए √2 का मान, ठीक है? तो इसका होता है 1.1414 डॉट डॉट आपका आता रहेगा। इसीलिए ही इसको आप अपरिमेय संख्या भी कहा जाता है। अपरिमेय संख्या भी कहते हैं, ठीक है? एक बार इसको और समझ लीजिए आप सभी लोग। यानी अब यहाँ से जो देखा गया था, आपके पास परिमेय संख्याएँ थी, ठीक? तो परिमेय संख्याओं को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। करने के लिए आपके पास पहले पूर्णांक संख्या, भिन्न संख्या और दशमलव में हम परिमेय संख्या को लिख सकते हैं। आपके पूर्णांक संख्याएँ वो होती हैं कि वह संख्याएँ जिसे हम ऋणात्मक से धनात्मक तक शून्य सहित लिख सकते हैं व पढ़ सकते हैं, उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। एग्ज़ाम्पल में -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 सभी के बीच में कॉमा लगा लीजिएगा, ठीक है? और भिन्न संख्या क्या होती है? जिसे हम p अपान अंश और हर के रूप में लिखते हैं, वो संख्याएँ हमारी क्या होती हैं? भिन्न संख्याएँ होती हैं, ठीक है? यानी यह संकेत ये भी लिख सकते हैं आप लोग, अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे क्या होता है, हर बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ये आपकी भेद संख्या होती है, दशमलव संख्याएँ। अब दशमलव संख्या में 3 टॉपिक में आपको बाँटा गया है। पहला शांत संख्याएँ। शांत वो संख्याएँ होती है जो 1 या 2 संख्या जाने के बाद जो है रुक जाए, रिपीट ना हो आगे, ठीक? 2 या 3 संख्या किसी भी जाके रुक जा रही हैं, संख्या बार-बार रिपीट नहीं हो रही, रिपीट या पुनरावृत्ति कुछ भी संख्या नहीं हो रही है, वो जाकर रुक जा रही है, उसे शांत कहते हैं। जैसे 0.5 को हम लिख सकते हैं 1/2 या 0.73 को लिख सकते हैं 73/99। और आसान संख्याएँ वो होती हैं, जो संख्याएँ बार-बार पुनरावृत्त होती रहती है, यानी वो संख्या बार-बार रिपीट होती रहती है, उन्हें हम क्या कहते हैं कि जो आपका आसान संख्याएँ जो हैं, तो जैसे 0.33 को लिखे जाएँगे 1/3 आता रहेगा, ठीक है?
और यहाँ पे 5 से संख्या रिपीट होती चली जा रही है। तो आपका क्या हो जाएगा 99 और एक संख्या लास्ट आपकी है अशांत अनावर्ती संख्या, ठीक है? अशांत अनावर्ती ये आवर्ती मान सकते हैं, अशांत आवर्ती दशमलव, ठीक है? अशांत आवर्ती दशमलव लिख सकते हैं, ठीक है? ये अनावर्ती है। अनावर्ती मतलब जो आने वाली संख्या रिपीट ना हो, जैसे √2 और √2 का मान होता है 1.141, ठीक है? आगे संख्या आपके रिपीट हो नहीं होती है, आगे संख्या अलग-अलग मान पे आती जाती है। इसे क्या कहते हैं हम? ये आपकी अशांत अनावर्ती संख्या। पूर्णांक संख्याओं में आपके पास यहाँ से कौन-कौन संख्या होती हैं? एक आपके पास ऋणात्मक होती है और एक आपके पास धनात्मक होती है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे हो जाएगा ऋणात्मक पूर्णांक और यहाँ से हो जाएगा आपका धनात्मक पूर्णांक। यानी ऋणात्मक पूर्णांक पे आपके पास क्या हो जाएगा -1 -2 -3 डॉट डॉट। धनात्मक पूर्णांक में, ठीक है? अब यहाँ पे क्या होगा 1 2 3 0 भी रहेगा, ठीक? संख्या डॉट डॉट अब तक रिपीट होती रहेगी। तो ये आपकी क्या कहलाएगी? आपके पास धनात्मक पूर्णांक। अभी अगर ये धनात्मक पूर्णांक कह रहे हैं, तो यहाँ से आपके पास एक और समझ में आ रहा है क्या? कि धनात्मक पूर्णांक को हम भी आगे रिपीट कर सकते हैं। पहले क्या है? आगे यहाँ से आता है ये शून्य। शून्य भी आपके धनात्मक पूर्णांक में है, ठीक है? और ये संख्या 1 2 3 डॉट डॉट संख्या रिपीट हो रही है। इसे शून्य भी कहते हैं। अगर ये आपके पास शून्य है, तो ये शून्य भी आपका धनात्मक पूर्णांक का संख्या आपके पास ये रिपीट हो रही है। अगर संख्या ये आ रही है, तो इसे हम क्या कर सकते हैं? इस संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है? इसे क्या कहते हैं हम? प्राकृतिक संख्या कहेंगे। अब प्राकृतिक संख्या आई है, तो प्राकृतिक संख्या को हम आगे देखते हैं, हमारी प्राकृतिक संख्या क्या कहलाती है? यानी अपने निचोड़ के अब तक हम कहाँ तक आए हैं? प्राकृतिक संख्या तक आ पाए हैं, ठीक है? तो आगे आप इतना चीज़ समझ लिए हैं। एक बार आप लोग देख सकते हैं अच्छी तरह से कि परिमेय संख्याओं में हमने क्या-क्या टॉपिक बताया है, यहाँ से क्वेश्चन क्या-क्या बनाया जा सकता है। तो आप सभी लोग कुछ भी पूछिएगा, शांत क्या है, अशांत क्या है, अशांत अनावर्ती क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना लीजिएगा। शून्य, शून्य की खोज भारत में हुई है। शून्य की खोज भारत में हुई है, ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। आप लोग अगर आप सभी लोग यहाँ तक आ चुके हैं, तो एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट और है कि गोविंद एकेडमिक चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें ताकि इस पे अपलोड होने वाली सारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे और आप सभी लोग अपने उन दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि जो मैथ में वीक हैं, उन लोग भी मैथ को अपना स्ट्रॉन्ग कर सकें क्योंकि इतने से आप लोग जान रहे हैं कि अब तक जितना आप लोग क्लास में देखा, शायद ऐसा किसी क्लास में बताया गया हो। यानी हमने पहले बताया था आपको मैथ में ज़ीरो से हीरो बनाने का कार्य किया जाएगा, तो वो कार्य आप लोगों में चल रहा है। तो आप सभी लोग अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, ये बता दें कि मैथ कितने परफेक्ट रूप से यहाँ समझाया जा रहा है। एक-एक टॉपिक यानी बेसिक से बेसिक लेवल यहाँ आप लोगों को समझा रहे हैं। तो आप लोग ये ध्यान दें कि आप सभी लोग अपने साथ-साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। आइए तो आज हम देखते हैं आपकी संख्या क्या थी? पूर्णांक संख्याएँ। यानी आपके पास प्राकृतिक संख्याएँ थी। प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1, 2, 3 डॉट डॉट, ठीक? ये आपकी प्राकृतिक संख्याएँ कहलाती हैं, ठीक है? अब इन प्राकृतिक संख्याओं को आपके पास कई पार्टों में डिवाइड किया जा रहा है। जैसे विषम संख्या, विषम संख्या, दूसरी क्या होती है? सम संख्या, सम संख्या और तीसरा है आपके भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, तीसरा भाज्य संख्या और चौथा आपके पास है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। यानी अब जानिए विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्या, सम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या।
ये आपके वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं। तो हम जानते हैं विषम संख्या वो होती है कि यानी ऐसी संख्या जिसे हम 2 से भाग नहीं दे सकते हैं, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। यानी लिखेंगे जिस संख्या में जिस संख्या में हम 2 से पूरा पूरा भाग नहीं दे सकते हैं। यानी जिस संख्या में हम पूरा-पूरा भाग नहीं दे सकते, हमारा कुछ शेषफल बच जाता है, वो हमारी विषम संख्या कहलाती है। जैसे क्या है 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट। ठीक है? अब हमारे पास आती है सम संख्या। सम संख्या क्या होती है? वो संख्याएँ जिसमें हम पूरा-पूरा 2 से भाग दे सकते हैं, यानी इसके विपरीत संख्याएँ यानी वे संख्याएँ जिसमें हम 2 से पूरा पूरा भाग कर सकते हैं। यानी वो संख्याएँ जिसमें हम पूरा-पूरा भाग कर सकते हैं, वो हमारी सम संख्याएँ कहलाती हैं। अब ठीक है, अब भाज्य गुणनखंड। भाज्य गुणनखंड वो होती हैं, वो संख्याएँ जिसमें हम 2 या 2 से अधिक संख्याओं का गुणनखंड कर सकते हैं। यानी वे संख्याएँ वे संख्याएँ जिसमें हम 2 या 2 से अधिक गुणनखंड कर सकते हैं वो भाज्य संख्याएँ कहलाएँगी। अब यहाँ एग्ज़ाम्पल मान लीजिए 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट ठीक है? तो यहाँ पे भी आपके पास जा सकता है वही चीज़, ठीक है? 2, 4, 6 जा सकता है यानी 4, 6, 8 डॉट डॉट यानी अब समझ में आया? अब भाज्य संख्याएँ वे संख्याएँ जिसमें हम केवल 2 गुणनखंड कर सकते हैं, केवल एक से और को स्वयं से। यानी वो संख्याएँ जिसमें हम केवल 2 गुणनखंड गुणनखंड कर सकते हैं। यानी अब समझ में आ रहा है? गुणनखंड कर सकते हैं कैसे? मान लीजिए कोई संख्या है, अगर आपके पास 13 है, 15 है, 13 है, 17 है, कुछ भी है, अगर 11 है, तो इसमें क्या होगा? इसका गुणनखंड सिर्फ़ 1 हो सकता है और खुद संख्या, यानी वही संख्या होती है। यानी आप कह सकते हैं इसे अलग भाषा में कि ऐसी संख्याएँ जिसका गुणनखंड केवल 1 और स्वयं हो, उसी को हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। यानी अब इस टॉपिक एक बार आप लोग से रिपीट कर लीजिए। अब ये कह रहा था कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1, 2, 3, 4 नहीं 5 तक जाती रहती है। अब यहाँ पे प्राकृतिक संख्याओं को हमने डिवाइड किया विषम संख्या, सम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या भी हमने डिवाइड किया। तो अब देखते हैं यानी विषम संख्या वो होती हैं, वह संख्याएँ होती हैं जिसमें हम 2 से पूरा-पूरा भाग नहीं कर सकते हैं, हमारा कुछ शेष बच जाता है, वो हमारी विषम संख्याएँ कहलाती हैं। सम संख्याएँ क्या होती हैं? कि वो संख्याएँ जिस संख्याएँ में हम 2 से भाग करने पे हमारा पूरा-पूरा भाग चला जाता है, वो हमारी सम संख्याएँ कहलाती हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल में 2, 4, 6, 8, 10, 12 यानी सम संख्याएँ होती हैं और भाज्य संख्याएँ वो होती हैं कि जिस संख्या में हम 2 या 2 से अधिक गुणनखंड कर सकते हैं, उसे हम भाज्य संख्याएँ कहते हैं और अभाज्य संख्याएँ होती हैं, वो संख्याएँ जिसमें हम केवल 2 गुणनखंड कर सकते हैं, यानी 1 से और स्वयं से उसी संख्या से जो संख्या हम गुणनखंड कर रहे हैं, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ये भी ध्यान लीजिएगा कि आप सभी लोग यहाँ लिख लीजिएगा नोट में कि 4 4 आपकी क्या है? सबसे छोटी
भाज्य संख्या है 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है, ठीक है? किसमें? समभाज्य संख्या है, सॉरी, सबसे छोटी समभाज्य संख्या है, समभाज्य संख्या है। और दूसरा पॉइंट 9 सबसे छोटी, यानी सबसे छोटी क्या है? अभाज्य संख्या है, क्योंकि 3 खुद से नहीं आएगा, 6, 9 उसके बाद आएगा सबसे छोटी, ठीक है? विषम भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, जो 3 से विभाजित हो सकती है, ठीक है? अब आइए देखते हैं इस टॉपिक पे आगे पे 2 पार्ट में और एक चीज़ बचे हैं। अब ये कह रहा है कि सह अभाज्य संख्याएँ। पहले क्या है? सह अभाज्य संख्याएँ, सहभाज्य संख्याएँ। और यहाँ पे दूसरा कह रहा है कि युग्मभाज्य संख्याएँ। क्या है? युग्म भाज्य संख्याएँ, ठीक? सहभाज्य संख्या और युग्मभाज्य संख्या, यानी क्या कह रहा है कि यदि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मासा 1 है, ठीक है? जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मासा 1 है, तो कैसे मान सकते हैं? एग्ज़ाम्पल में 2, 3, 11, 13, ठीक? ये आपके क्या कहलाएँगी? सह अभाज्य संख्या कहलाएगी। जब क्रमानुसार जब क्रमानुसार अभाज्य संख्याएँ अभाज्य संख्या जब क्रमानुसार अभाज्य संख्या के 2 अंतर हो, 2 अंतर हो, तो उसे क्या कहेंगे? युग्म भाज्य संख्या कहलाएँगे, ठीक है? जैसे बात समझ लीजिए, जब 2 क्रमानुसार यानी क्रमागत क्रम से आने वाली 2 संख्याओं का अभाज्य हो, तो उसे क्या कहेंगे? कैसे देख लीजिए, एग्ज़ाम्पल में आएगा समझ आ जाएगा। 3 और 5, ठीक? 5 और 7, एक आ रहा, ठीक है? और यहाँ से आप मान लीजिए एक और क्या? 11 और 13, यानी ये क्रम से आने वाली संख्या। अभी आप लोग इस टॉपिक को ध्यानपूर्वक समझ लीजिए कि ये कह रहा था कि जो आपके पास अभाज्य संख्याएँ थी, उस अभाज्य संख्याओं को, यानी ये आपका जो अभाज्य संख्याएँ थीं, उस अभाज्य संख्याओं को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। जहाँ से अब ये कह रहा है सअभाज्य संख्याएँ, यानी यदि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मासा 1 है। क्या कहा? जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मासा 1 है, तो हमारी सअभाज्य संख्याएँ कहलाएँगी। इसको कैसे लिखेंगे? 2 और 3 11 और 13, इसमें सिर्फ़ हमें इसका फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे तो सिर्फ़ 1 ही आएगा। इसलिए मासा क्या है? 1 है। आप लोग लासा, मासा बहुत पहले पढ़े होंगे। और यहाँ पे कह रहा है युग्म। युग्म में क्या होता है? जोड़ा, यानी जिसमें जोड़ा का अंतर है। ये कह रहा है कि संख्याएँ जब क्रमानुसार यानी क्रमागत या क्रमानुसार क्या अभाज्य संख्याएँ के 2 अंतर हैं। जब 2 अंतर आ रहा है, जैसे एग्ज़ाम्पल में 3, 5, 5, 7, 11, 13 ये संख्याएँ आ रही हैं, तो ये आपके युग्म भाज्य संख्याएँ कहलाएँगी। तो इस प्रकार से हमने पूरे जो थे आपके पास संख्या पद्धति चैप्टर का जितना बेसिक था, हमने आप सबको निचोड़ दिया और आप सब इतना टॉपिक को ध्यानपूर्वक देख लें, समझ लें, तो इस टॉपिक में से कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा जो छूटते मिलेगा। आप लोगों को सॉल्व करने में आसानी आएगी। आज सिर्फ़ आप लोगों को बेसिक समझाए हैं और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें ताकि इस पे अपलोड होने वाली सारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे और आप सभी लोग अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, बताएँ ताकि इस एक चैनल से जो आप लोगों से हमने वादा किया था
कि मैथ को ज़ीरो से हीरो बनाने का काम करेंगे। यानी गणित में क्या है ज़ीरो से हीरो बनाने के जो टॉपिक पे रखा गया है, ये आप लोगों को उस तरह से फ़ील होने लगे कि आप लोगों को आप सभी लोग देखे होंगे, जिस प्रकार से इस चैनल पे आप लोगों को समझाया गया है, सिखाया है पूरा बेसिक से बेसिक आप लोग समझे देखें, तो आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन हिट कर लें। ठीक है? जय हिंद, जय भारत आज के लिए।